एक तरफा प्यार क्या होता है? बकवास, पेनफुल, पागलपंती, स्टुपिडिटी, क्रेजीनेस, सैडनेस, बेवकूफ़ी। जबरदस्ती का प्यार, नो यूज, फर्स्ट अट्रैक्शन, बेवकूफ, डिप्रेसिंग। लव हमेशा वन साइडेड ही होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। आई डोंट बिलीव इन लव। ये एक मेंटालिटी है जिसे कहते हैं वन साइडेड लव। एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार, किसी के लिए बकवास, किसी के लिए टाइम वेस्ट, किसी के लिए ब्रोकन हार्ट और किसी के लिए आर्ट। हु नोस। बयान सबके अलग है, डेफिनेशन भी सबकी अलग है, बट एक चीज है जो वन साइडेड लवर्स में कॉमन है, एक्सपीरियंस। क्या आप मेरी बात मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि वन साइडेड लव कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेज है। और इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको 4 अलग अलग स्टेजेस की जर्नी करनी पड़ती है: अट्रैक्शन, क्रश, लव, ऑब्सेशन एंड फाइनली वन साइडेड लव। हर स्टेज अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। किसी में आप अपने इमोशंस डिस्कवर करते हो, किसी में आप बुद्धुओं की तरह दिन भर मुस्कान लेकर घूमते रहते हो, आप इंट्रोड्यूस हो जाते हो जेलसी से, और फिर एक्साइटमेंट में ना भूख लगती है ना नींद। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपने और मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बट क्या हम जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे हम खुद को वन साइडेड लवर का ताज पहना देते हैं? और क्या वन साइडेड लव या फिर इट्स जस्ट स्टुपिडिटी, बकवास। होल्ड ऑन। एक तरफा प्यार के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना? एक जो अनकंडीशनल प्यार दे रहा है, और एक वो जो अनरिक्वायर्ड प्यार पाएगी या पाएगा। जिसे ये प्यार मिल रहा है उसके बिहाफ की स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा, बट उससे पहले हम पहुंचते हैं अपनी वन साइडेड लव की स्टेज में। तो क्या आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं? ये है हर वन साइडेड लवर की कहानी। वो दिन जब आपने उस इंसान की खुशबू सूंघी थी, जब आपने उसकी स्माइल देखी थी, जब आप ज़ोर से हंसे थे उसकी आड़ी टेढ़ी हरकतों पर, जब गलती से उसका हाथ आपके हाथों में पड़ गया था। ऐसा होने पर आप तेज़ धड़कन और गुलाबी गाल लेकर अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो, आई थिंक आई एम इन लव। ना 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 बाबू ना। See, love is about commitment, intimacy, passion, और ये तीनों चीज़ें आई थिंक तेरी लाइफ में तो है नहीं अभी। तो ये लव तो इसे मत कहो प्लीज़, लव तो नहीं है ये। बेशक अट्रैक्शन, इट्स अट्रैक्शन या। लेकिन इस बार आप अपने दोस्त पे बिलीव नहीं करते हो और खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी रिसर्च करते हो। आप सर्च करते हो हाउ टू से I love you एंड दोस्ती के खातिर है दोस्त। व्हाट इज अट्रैक्शन। आपका ब्राउज़र आपको बताता है हाउ टू से आई लव यू, एंड उसके साथ साथ ये बताता है कि देखो जो अट्रैक्शन है ना, वो एक फेमिलियरिटी की वजह से आता है। यानी अगर आप सेम कम्युनिटी में हो, क्लासमेट्स हो, या आपका वर्क स्पेस सेम है, तो अट्रैक्शन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए आपका उनकी खुशबू पे दिल आता है, उनकी आवाज़ सुनकर आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, और गलती से छू जो लिया तो लेकिन ये बात आपको अच्छी नहीं लगती। आप तो लवर हो ना। अट्रैक्शन बच्चों के लिए होता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं होने के कारण आप इमेजिनेशन में जीना शुरू करते हो। यही वो स्टेज होती है जहां हम इमेजिनेशन में जीना शुरू करते हैं, और यही इमेजिनेशन जो सेकंड स्टेज में जाके रूप ले लेती है ना, माय गॉड। एनीवेज, सेकंड स्टेज में पहुंचने से पहले आपकी अट्रैक्शन की इंटेंसिटी और बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आप अपना आधा टाइम या तो उनकी प्रेजेंस में बिताते हो या उनके ख्यालों में। आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि जब आप शाम को घूमने जाओगे तो शायद आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी।
आप एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर आपको उनके साथ बैठा दे। आप एक्सपेक्ट करते हो एक आई कांटेक्ट, फिजिकल टच, स्माइल बैक। आप एक्सपेक्ट करते हो जो हालत आपकी है वही हालत उनकी भी होनी चाहिए। इन सारी एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशन की वजह से हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एक केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेजर के लिए, मोटिवेशन के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए। हमारी इमेजिनेशन और एंटिसिपेशन से डोपामिन इतना ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है कि हम उस इंसान के लिए ऑब्सेसिव होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक आप अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हो, बट इतना दूर भी नहीं कि आप इसे प्यार कह सको। तो कहाँ हो आप? थैंकफुली हमारे दोस्त अभी भी हमारे साथ हैं जो हमें बताते हैं कि इस स्टेज को कहा जाता है भाई तुझे फीलिंग्स आ चुकी हैं, तुम उसे सिर्फ पसंद करते हो, तुम्हें क्रश आ गया है उस पर। इस बात से आपको बड़ी खुशी मिलती है। ये कल जो लोग कह रहे थे कि ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो लोग कह रहे हैं पसंद करते हो, तुम्हें क्रश आ गया है उस पर, तुझे फीलिंग्स आ चुकी हैं। इस एक्नॉलेजमेंट से आपको एक बूस्ट मिलता है और आप इस नई जवानी के प्यार का इजहार करने के लिए चल पड़ते हो सेकेंड स्टेज की ओर। पर तुझे फीलिंग्स आ गई हैं, तुम उसे पसंद करते हो, मैं क्रश आ गया, नया नया प्यार। आई लाइक यू टू। ओके, सीरियस क्वेश्चन, क्या आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हो जिंदगी मुझे सरप्राइज करती रहे? अगर आपके आंसर्स हाँ हैं तो वेलकम टू द क्लब। अब मान लीजिए कि ये चीज़ आपके पास है जो आपको खुशी दे सकती है, जो हेल्प कर सकती है कि आपकी ज़िंदगी आपको सरप्राइज करती रहे। क्या आप इस चीज़ को अपने पास रखोगे या इसे दूर जाने दोगे? ऑफ कोर्स अपने पास रखोगे ना, बल्कि उसे तराशोगे, उसे बढ़ाओगे ताकि और खुशी आए और सरप्राइजेस मिले। मैटर ऑफ फैक्ट, ये खुशी और सरप्राइज देने वाली चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, डोपामीन। अट्रैक्शन तो सिर्फ एक शुरुआत थी जहां आपका डोपामीन रिलीज होना शुरू हुआ था। अभी आपका डोपामीन लेवल अलग लेवल पे आ चुका है और जितना टाइम आप अपने क्रश के साथ बिता रहे हो या उनके ख्यालों में बिता रहे हो, ये उतना बढ़ रहा है। लेकिन इतना डोपामीन लेवल भी आपके लिए अब कम पड़ रहा है, तो आप इसको बढ़ाने के लिए और रिस्क उठाते हो, जस्ट लाइक अ हीरो। बाइक तेज भगाना, फिजिकली स्टॉक करना, कंफर्ट जोन छोड़ना, लोगों से उनके लिए लड़ना, क्लास में एनोनिमस लव लेटर लिखना, ये सब सिर्फ आपके डोपामीन लेवल को बढ़ा नहीं देते, बल्कि आपको लोगों की नज़र में भी ले आते हैं, जिनसे आपको खिताब मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे आशिक, रोमांटिक, परवाना, दीवाना और मेरा फेवरेट पागल। इन खिताबों से, इन नामों से आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, अब मैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार हूँ। पर अब आपके सामने आती है एक नई मुसीबत जो पूरा खेल बिगाड़ देगी। टाइम। सडनली आपको फील हो रहा है कि आपके सर में एक डेडलाइन है जो ऑब्वियसली नहीं है, बट आपको लग रहा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आप अकेले रह जाओगे अगर आपने जल्दी एक्शन नहीं लिए तो। आपको डर लग रहा है कि जो रोमांटिक इमेजिनेशन आपने बुनी है उसमें हीरो या हीरोइन कोई और होगा अगर आपने जल्दी स्टेप नहीं लिए तो। आपको डर है कि उनसे अच्छा पार्टनर आपको कभी नहीं मिलेगा और आपको जल्दी से एक पॉइंट भी तो प्रूव करना है दैट यू आर वर्थ लविंग, आप भी प्यार के लायक हो। तो ठीक है, फिर एक दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि आज बोल देंगे। अब भले ही आप कितने भी स्पॉन्टेनियस हो ना, इस बार आपके पास एक दो कस्टम लाइन्स रेडी हैं जो आपने रट ली हैं। अब आप वेट करते हो। एक सेकंड, अंदर से एक आवाज आती है। इतना घबरा क्यों रहे हो? धड़कन इतनी तेज क्यों है तुम्हारी? सब रेडी है ना? अब नहीं चाहिए जिंदगी में खुशियां, सरप्राइजेस? क्या रिजेक्शन का डर है क्या? फियर ऑफ रिजेक्शन आपको 2 कदम पीछे ले जाता है और सोचने को कहता है।
कि बेमतलब का हंसना, स्टॉक करना, हर रोमांटिक गाने में खुद को इमेजिन करना, उसकी बालकनी में फूल फेंकना, उसका जूठा पानी पीना, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी हदें भूल जाना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना, उसके लिए दूसरों से लड़ना, ये सब प्यार नहीं है। तो क्या है प्यार? किसी के लिए प्यार दोस्ती है, किसी के लिए छाती पर वार जैसा होता है। कोई कहता है, किसी के लिए प्यार है किसी के बिना ना रह पाना। और कोई कहता है, प्यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इतने लोग खुद के आंसर्स लेके बैठे हुए हैं। मेरे लिए प्यार क्या है? बजाते रहे। चंद शब्दों में प्यार की परिभाषा करने वाला कितना नादान होगा, क्योंकि जहां परिभाषा आ जाएगी वहां प्यार नहीं आएगा। वाहियात आंसर है ना? मे बी ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैंने तब लिखा था जब मैं प्यार में था। आप प्यार को अलग तरीके से डिफाइन करोगे, आप जिससे प्यार करते हो वो प्यार को अलग तरीके से डिफाइन करेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, दैट लव इज सब्जेक्टिव। यानी किसी के लिए हाथ पकड़ना प्यार हो सकता है, किसी के लिए हग करना प्यार हो सकता है, किसी के लिए किस करना प्यार हो सकता है, किसी के लिए साथ घूमना प्यार हो सकता है, किसी के लिए अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करना प्यार हो सकता है। लेकिन अगर प्यार सबके लिए अलग है तो हम अपने पार्टनर्स के साथ कंपैटिबल कैसे होते हैं? इस आंसर को ढूंढने के लिए हम चलते हैं सितंबर 2000 में, जब प्रोफेसर सेमिर ज़ेकी और एंड्रेस बार्टल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों पे जो कह रहे थे। इन वॉलंटियर्स को 2 फोटोज़ दिखाई। पहली फ़ोटो में इनके दोस्त थे और दूसरी फ़ोटो में वो थे जिनसे ये प्यार करते थे। दूसरी फ़ोटो ने दिमाग के ऐसे हिस्सों को एक्टिवेट किया जो हमें 2 तरह की फीलिंग्स देते हैं, यूफोरिया यानी उत्साह, एक्साइटमेंट या ड्रग लाइक स्टेट, दूसरी फीलिंग जो हमें आती है वो है एडिक्शन। यही रीज़न है कि जब हम हाथ पकड़ते हैं, जब हम हग करते हैं, जब हम किस करते हैं या जब हम प्यार में होते हैं तो हमें डिप्रेशन नहीं होता। एनीवेज, जब हम प्यार में होते हैं तो 3 प्राइमरी इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, लस्ट, पोजेसिवनेस, अटैचमेंट। ये तीनों इमोशंस हमें उस इंसान के लिए एडिक्टेड बना देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोट करो, प्यार में ये चीज़ें कॉमन होती हैं और ये आपको भी मालूम है। ऑब्सेशन, टेकिंग रिस्क्स, सैक्रिफाइसेस, डिनायल, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, एपिटाइट चेंजेस, स्लीपलेसनेस, चेंज इन अपीयरेंस। और यही चीज़ें कॉमन है उस इंसान में जिसे किसी भी तरह के नशे की लत लगी हुई है। तो इसका मतलब हाथ पकड़ना, हक करना या किस करना या प्यार में होना एडिक्शन है। साइंटिफिकली यस, स्पिरिचुअली मे बी, बायोलॉजिकली यस, पर्सनली ये कुछ टाइम में आप डिसाइड करने वाले हो। याद है फियर ऑफ रिजेक्शन आपको 2 कदम पीछे लाया था, बट क्योंकि लस्ट, पोजेसिवनेस और अटैचमेंट इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं कि ये हमारे डर को, फियर ऑफ रिजेक्शन को भाप बना देता है। और क्योंकि आप ऑलरेडी एक ड्रग लाइक स्टेट में रहने लग गए हो तो आपका दिमाग कहता है कि या तो मुझे इस लेवल में रहने दो या तो मुझे ऊपर ले जाओ, लेकिन इससे नीचे तो मैं नहीं आ रहा बाबू। इससे नीचे अगर मैं आया तो ओके शांत शांत, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर आप अपनी ड्रग लाइक स्टेट को और बढ़ाने के लिए प्रपोज कर देते हो, आई लव यू। और जब आप प्रपोज कर देते हो ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, हाँ, कमाल का होता है। अब क्योंकि आप इस स्टेज में इमोशनली और मेंटली इमैच्योर होते हो, तो चाहे आपको अप्रूवल मिले या रिजेक्शन, दोनों ही केस में प्यार एडिक्शन होने वाला है। बहुत जल्दी आपके अपीयरेंस में चेंज आने वाला है, आपकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगी, आपकी भूख का अता पता नहीं होगा, आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने वाले हो, आप अपने प्यार को प्रूव करने के लिए और ज़्यादा रिस्क उठाने वाले हो, और फाइनली आप अगली स्टेज में पहुंचने वाले हो। पर आप एक चीज़ भूल रहे हो, इस स्टोरी में आप अकेले नहीं हो। कैसा लगता है आपको जब आपको कोई अनकंडीशनली प्यार करे बट आप ना कर पाओ?
सर पे भार जैसा लगता था। हेल्पलेस फील होता था। मुझे अपने कैरेक्टर पे डाउट होता है क्योंकि मैं इतनी कोल्ड नहीं, बट ऐसे केस में बनना पड़ता है। बड़ा वाहियात लगता है, रूड लगता है बड़ा। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे थे? हमारी फीलिंग सेम नहीं थी। क्योंकि मैं रिलेशन में हूँ एंड आई एम लॉयल, सिंपल। लव को लेकर मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं थे। कुछ ज़्यादा ही वो पॉसेसिव है यार, वो पसंद नहीं है मुझे इतना। क्या आप गिल्टी फील करते हो? बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स यार, गिल्ट तो फील होता है। गिल्टी फील होता है कभी कभी। हाँ यार, गिल्ट तो फील होता था। आप इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करते हो या किया था? इग्नोर करके। यार देखो, मुझे रूड बनना पड़ता है फिर, ताकि उसे लगे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैंने ट्राई किया था उसे समझाने का। सब ऑटोमेटिक हुआ। मैंने अपना फोकस इस चीज़ से हटाकर खुद पे किया, नई स्किल सीखने लगा, ट्रैवलिंग करने लगा, जिससे मैं जेन्युइनली बिजी हो गया, तो मुझे कोई और स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब नेचुरली हो गया। इस सिचुएशन की सबसे अच्छी बात क्या है या क्या थी? मैं उस वक्त लोनली थी, तब आई थिंक उसकी कंपनी से मुझे एक सहारा मिला। ईगो सेटिस्फाई होता है बस, और कुछ नहीं। मेरे लिए इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे एक लेसन मिला कि इंसान के लिए ऑब्सेशन किसी को भी फेयरलेस और स्टूपिड बना देता है। इमेजिन कि आप एक छोटी सी गुफा में फंस चुके हो। शुरुआत में आपको डर नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे आपका दम घुटने लगता है। आपके पास फ़ोन या घड़ी नहीं है, तो आपको नहीं पता कि दिन हो रही है या रात। इस गुफा में आप पेट के बल लेटे हुए हो। आप करवट नहीं बदल सकते क्योंकि जगह नहीं है। आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, और आपको ये भी नहीं मालूम कि आगे क्या आने वाला है। कुछ टाइम बाद आपकी सारी एनर्जी गायब। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आप कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पाओगे। आप अपनी होप खोने लग जाओगे, और आपकी आंखें अपने आप ही धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एक लाइट दिखे तो कैसा लगेगा? आपकी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। एक तरीके से आपके अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा। अब आप भूल जाओगे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। भले ही आगे का रास्ता कितना भी टाइट हो, तंग हो, आप रिस्क उठाओगे उस लाइट तक पहुंचने के लिए। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइट कैसी दिखती है, या कहां से आ रही है, या कहां ले जाएगी। आपको सिर्फ वो लाइट दिखती है, और आप एक पागल, एक ऑब्सेसिव इंसान की तरह हाथ पांव मारकर उस लाइट तक पहुंचते हो, एक सर्वाइवल की होप में। ये जो लाइट है जिसने आपको इतनी होप दी, ये रियल लाइफ में उस इंसान से आ रही है जिसे आपने प्रपोज किया था। आई लव यू। प्रपोजल के बाद क्या आपको रिजेक्शन मिला था, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी लाइट कहीं अंधेरे में खो गई? चाहे आपने इन दोनों में से कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो, आप फिर से उस छोटी सी अंधेरी गुफा में वापस पहुंच चुके हो, जहां धीरे धीरे आपका दम घुटने लगता है, जहां आपको पता नहीं चलता कि दिन हो रही है या रात। ऐसे में आप अपनी होप खोने लग जाते हो, बट आपको फिर से एक लाइट दिखती है और आपके अंदर एक होप जगती है। लेकिन ये लाइट थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये लाइट किसी इंसान की नहीं है। ये लाइट आ रही है एक इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या सिनेमा। सिनेमा वो कहलाती है। सिनेमा क्या कहलाता है? सिनेमा मेरी नज़र में आपके लिए एक 3 घंटे की राहत है, जैसे सर्कस राहत होती है, जैसे जू राहत होता है। बिल्कुल, आप अपनी दुनिया के हर प्रॉब्लम, अपना हर मसाइल भूल कर आप थिएटर में जाकर बैठते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमोशनली रिचर होकर हंस के रोकर निकल आते हैं बाहर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि इंसान वो सुनता है जो वो सुनना चाहता है। वैसे आपका किस में इंटरेस्ट है? उसे वो मूवीज पसंद आती हैं जिनसे वो रिलेट कर सकता है। अच्छा पापा, आई एम सॉरी।
उसे वो गाने पसंद आते हैं जो उसके इमोशंस को और बढ़ा दे, भले ही वो इमोशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फ़र्क नहीं पड़ता। और उस लाइट के खो जाने के बाद या रिजेक्शन के बाद, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो है जो हमारे इमोशंस को एंटरटेन करती है। जो होप्स और एक्सपेक्टेशंस हमें प्यार में थीं, जैसे शाम को मुलाकात, सालों साल वेट करना, शादी न करना, एक्सेट्रा, ये सारी होप्स और एक्सपेक्टेशंस जिंदा रहती हैं जब हम सरेंडर कर देते हैं उन मूवीज़ के आगे, उन स्टोरीज़ के आगे, उन गानों के आगे जो किसी और के लिए बने हैं। जब हम इग्नोर कर देते हैं ये फैक्ट कि सिनेमा मेरी नज़र में आपके लिए एक 3 घंटे की राहत है। ये होप्स और एक्सपेक्टेशंस जिंदा रहती हैं क्योंकि वो उसके साथ उस वो मौके के लिए आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप को ढाल लेता है उस किरदार में, सोचता है मैं ये सब कर रहा हूँ, इसीलिए वो आदमी बार बार जाके वो फिल्में देखता है। और यही चीज़ तो है ऑब्सेशन। वन साइडेड लव की लिटरल मीनिंग क्या है? आप एक इंसान को वो चीज़ दे रहे हो जो उसे नहीं चाहिए, और बदले में आप वो एक्सपेक्ट करते हो जो आपको मिल नहीं रहा। सिंपल। अट्रैक्शन और प्यार में आपका कंट्रोल नहीं था, बट ऑब्सेशन आपके कंट्रोल में हो सकता है अगर आप चाहो तो। ऑब्सेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे वन साइडेड लवर बनने का। और ये जो ऑब्सेशन है ये आता है आपके कंज्यूमिंग हैबिट्स से। आप प्रपोजल और उसके कंसिक्वेंसेस के बाद जिस तरह की मूवीज़ देखते हो, जिस तरह की किताब पढ़ते हो, जिस तरह के गाने सुनते हो, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन अगर आप लकीली वन साइडेड लवर की स्टेज में नहीं पहुंचे हो तो याद रखना, वट यू कंज्यूम कंज्यूम्स यू। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप खुद को प्राउडली वन साइडेड लवर मानते हो तो मेरे दोस्त, आपको एक कंडीशन है जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में आपको अपने दोस्त से भी जेलसी होती है अगर वो आपके सो कॉल्ड पार्टनर के आसपास भी भटके या उसका नाम भी लें। आप अब किसी भी तरह के रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं करते। स्टॉकिंग तो आपकी एक आदत बन चुकी है। आपने एक बिहेवियर डेवलप कर लिया है ओवर प्रोटेक्टिव बनने का, जो आपको लगता है कि ये बिहेवियर अगर मुझ में नहीं हुआ तो मेरा पत्ता कट। अगर ये कंडीशंस आपको सुनने में पसंद नहीं आ रही हैं तो आप क्या कंज्यूम करते हो उसे मॉनिटर करो, फिर उसे चेंज करो। बिकम द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और अगर आपको शक है कि आपकी कंज्यूमिंग हैबिट्स आपको वन साइडेड लवर नहीं बनाती हैं तो ये बताओ कि इन सीन्स में आप प्राउड क्यों फील करते हो? Tony finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. या इन सीन्स में आपको रोना क्यों आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीन्स हमारे एक पर्टिकुलर इमोशन को हिट करने के लिए बने हैं, और जब हम अपने इमोशंस उस सीन में रिलीज़ कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सीन हमेशा अब हमारे साथ रहेगा। और सभी आर्टिस्ट्स के लिए जो भी उस सीन में इन्वॉल्व्ड हैं, दैट्स अ जॉब वेल डन। प्रॉब्लम तब आती है जब हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ की स्टोरी अलग है, जब हम अपनी लाइफ को अटैच कर देते हैं इन फिल्म्स के साथ, इन फिक्शनल स्टोरीज़ के साथ, पोएम्स के साथ, उन गानों के साथ। हम भूल जाते हैं कि जिन स्टोरीज से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनकी एक एंडिंग भी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ हैप्पी एंडिंग। बट हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है, और ना हमारी लाइफ में ऐसा होने वाला है। हमें डिटैच होना होगा इन फिक्शनल स्टोरीज से, इन कहानियों से, इन गानों से, और ख़ुद की सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्टोरी आगे बढ़ानी होगी। और अगर ऐसा करने में अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम वो बनकर रह जाएंगे जो कहते हैं मैं तो आशिक हूं,
एक बार मरूंगा, लेकिन मेरी प्यार की सच्चाई जानकर अब बार बार मरेंगे। और ये बस शुरुआत होगी।